स्वागत है सभी का आईआरसी केमिस्ट्री पे। आज का जो डिस्कशन है वो फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं 2025 जीएसआई के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और 2025 के जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली मॉडरेट टू इजी हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं और कुछ क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो थोड़े सा ट्रिकी हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो फिजिकल का पोर्शन अगर देखोगे आप 40 क्वेश्चंस जो बेसिकली आए हैं उसमें मैक्सिमम पोर्शन आपका थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम और जो केटीजी है ये कवर करते हैं। और दूसरा जो सेक्शन जो आपको ज़्यादा फोकस करना है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक वाला जो पार्ट है उसको आप लोग ज़्यादा फोकस करना। वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। पिछली बार जो क्वेश्चंस मोबिलिटी से सवाल पूछे गए थे, वहाँ पे जो कॉलरिज लॉ है उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस बार भी कॉलरिज लॉ से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो वो वाला पोर्शन आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। हेट ऑफ मेथड वो आई थिंक हेट ऑफ मेथड नहीं, 2-3 मेथड्स हैं जिसकी मदद से आप आयनिक मोबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, उसको आप पढ़ लेना, वो काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन से। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आयनिक इक्विलिब्रियम से ही है और ये क्वेश्चन बफर सोल्यूशन से है। तो अगर मैं बफर सोल्यूशन के बारे में बताऊं तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो आप लोग अच्छे से कवर कर लेना और उसके थ्योरी पोर्शन भी अच्छे से कवर कर लेना कि बफर क्या होते हैं, बफर को बनाने के कौन कौन से तरीके हैं। डायरेक्ट मिक्सचर्स हो गए, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दिया, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला दिया, इक्वल प्रोपोर्शंस दे दिया, बफर में स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, बफर में स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, तो उसके पीएच पे किस तरीके के चेंजेस आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। बफर रेंज क्या होता है, बफर कैपेसिटी क्या होता है, ये भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बफर नहीं है। और जितने भी एग्जाम्पल देखोगे तो ये सारे के सारे किसके, अगर ये बफर बनाएंगे भी तो ये एसिडिक बफर बनाएगा क्योंकि हमने वीक एसिड ले रखा है। अगर वीक बेस लेते तो वो वीक बेसिक बफर बनाता, राइट। तो हम चेक करते हैं। और एक बात और बता दूं, फिर क्वेश्चन इजी हो जाएगा। कभी भी हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करते हैं तो बफर हमेशा तभी बनेगा जब वीक का अमाउंट स्ट्रॉन्ग वाले से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज बफर एसिडिक बफर इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो हम सभी ऑप्शन में ये चेक करेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस का जो क्वांटिटी है, जो मिली मोल्स है, वो वीक एसिड से कम होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो वीक एसिड का जो मोल्स हैं वो 10 मिली मोल्स हैं और ये सभी में सेम है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। जो दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो पहले वाले केस में 10 मिली मोल्स है, दूसरे वाले केस में ये 7.5 मिली मोल्स है, ठीक है। और तीसरे वाले केस में आओगे तो ये आपका 5 मिली मोल है, ठीक है। और लास्ट केस में आओगे तो 2.5 मिली मोल है। तो अगर मैं तीनों ऑप्शंस को देखूं तो तीनों ऑप्शंस में जो स्ट्रॉन्ग बेस का कंपोनेंट है वो कम है एज कम्पेयर टू द वीक एसिड। तो जब भी हम उसको मिक्स करेंगे तो वीक एसिड बचेगा, साथ में उसका सॉल्ट बचेगा। तो बी, सी और डी तीनों ही ऑप्शन में आपको एक एसिडिक बफर मिलेगा। जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें आपको बफर नहीं मिलेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कॉम्पोजिशन बराबर है। तो अगर दोनों को रिएक्ट करवा देंगे तो सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बचेगा। जो फर्दर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा उसका जो पीएच है निकालने का तरीका वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के हेल्प से निकालेंगे। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बट बफर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आयनिक इक्विलिब्रियम, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन और है, बफर को हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से है, बताने की जरूरत नहीं है। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इट इज फॉर द वीक एसिड। वीक एसिड बोल रहा हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है कि अगर आप कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट लो, उसको पानी में डालो, पानी में डालने के बाद हम उसका क्या देखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है। एज पर द अरेनियस थ्योरी वो ये कहता है कि कभी भी आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप पानी में डालते हो इट विल डिसोसिएट इनटू कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट टू सम एक्सटेंट, ठीक है। वो 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज बेसिकली फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट फेमस एसिडिक एसिड को ही लेते हैं और इसको अगर आप डिसोसिएट करते हो तो कुछ समय बाद ये एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेगा लाइक दिस, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम जो कंपोजिशन का कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो कुछ इस तरीके का रहता है। सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द वीक एसिड।
तो यहाँ पे जो हम के इक्विलिब्रियम लिखेंगे दिस विल बी इक्वल्स टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाई सी माइनस सी अल्फा। ये अल्टीमेटली किसके इक्वल होगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है इतने इन्फॉर्मेशन आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। पूछा हुआ कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है, ये जो नॉट लिखा है ये बात ध्यान रखना, ओनली, नॉट, ऑलवेज, इस तरीके के जो टर्मोलॉजीज यूज करता है यूपीएससी, इस पे आप लोग ध्यान देना। मैंने पहले भी बोला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ गलत कर देते हैं, यहाँ तो मैं बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। एग्जाम में आपके अभी एट प्रेजेंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एग्जाम में ये 6 to 7 एटमॉस्फेरिक हो जाता है, इसलिए ये इन सब वर्ड्स का ध्यान रखना, गलती हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है क्योंकि जो के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन है वही गलत है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन उसने एक एक्सट्रीम डाइल्यूशन का टर्म यूज किया है। एक्सट्रीम डाइल्यूशन का मतलब यह है कि जहां पे अल्फा की वैल्यू होगी 100, अब जब अल्फा की वैल्यू 100 हो गई तो वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गए, सेम हो गए, इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है इस कंटेक्स्ट में सही है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इज वेरी इजी, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन ही है, मैं बोलूंगा। पानी है, पानी बेसिकली क्या है, पानी को अगर हम देखें तो H2O मैंने लिया और ये आयोनाइज होता है H+ आयन एंड OH- आयन। 25 डिग्री सेल्सियस पे जब हम इसका Kw की वैल्यू निकालते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 10⁻⁻14। अब ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर इसने स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या डाला, H+ डाला। ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप H+ डालोगे तो कॉमन आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए एज पर द ली चैटलर प्रिंसिपल रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर फॉरवर्ड जाना स्टार्ट हो जाएगी तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या हो रहा, घट जाएगा। तो पानी से जो H+ और OH आयन हमें मिल रहे थे उनकी संख्या घट जाएगी, क्योंकि आपने बाहर से H+ आयन्स डाल दिए इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। Kw की वैल्यू पे कोई असर आएगा, आंसर इज नो, बिकॉज Kw किसके इक्वल है, H+ आयन इंटू OH- आयन। Kw एक कांस्टेंट है, तो H+ आयन्स की संख्या आपने बढ़ा दी, कहां से, बाय एडिंग दी एसिड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। अब इस Kw की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए जो OH आयन की कंसेंट्रेशन है वो घट जाती है। क्यों घट जाती है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, क्योंकि आपने बाहर से जब एसिड डाला तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन घटा, रिएक्शन गई बैकवर्ड, तो H+ और OH- की संख्या पानी से जो मिल रही थी वो घट गई। तो OH आयन की कंसेंट्रेशन जो हमें पानी से मिल रही थी वो घट गई, और H+ आयन की कंसेंट्रेशन बाहर से एसिड डालने की वजह से बढ़ गई। तो ये दोनों बेसिकली Kw की वैल्यू को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। दैट इज वाई Kw चेंज नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट। तो इसमें घूम मत जाना, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली चेंजेस विथ टेम्परेचर, दैट्स इट। तो ये बात आप ध्यान रखना, इसमें और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंडिकेट एसिडिक pH ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो थोड़ा सा बस शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है। एसिडिक pH की बात कर रहा है, पानी है, पानी पहले 25 डिग्री तापमान पे था, 25 डिग्री सेल्सियस पे जो Kw की वैल्यू थी वो होती है 10⁻⁻14। अब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे चले गए तो Kw की वैल्यू कितनी हो गई, ये इसने दे रखा है 5.5 इंटू 10⁻⁻13। तो बेसिकली जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर बढ़ा, तो H+ और OH- की संख्या बढ़ गई, जिसकी वजह से Kw की वैल्यू बढ़ गई, दैट्स इट, और कोई अंतर नहीं है। 25 डिग्री पे भी जितने H+ थे उतने ही OH- थे, तो सोल्यूशन न्यूट्रल था। 100 डिग्री सेल्सियस पे भी जितने H+ है उतने ही OH- है, बस इनके नंबर्स के अंतर है। 25 डिग्री पे 100 H+ थे, 100 OH- थे। 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 की जगह 200 H+ हो गए, OH 100 की जगह 200 हो गए। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ा, तो पानी से H+ और OH- और बन गए। तो नंबर्स ऑफ H+ एंड OH- आयन एट 100 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू 25 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। तो 25 डिग्री तापमान पे जो H+ की कंसेंट्रेशन है और 100 डिग्री तापमान पे जो H+ की कंसेंट्रेशन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 100 डिग्री सेल्सियस पे भी जो Kw का एक्सप्रेशन होगा वो H+ इंटू OH- होगा, और यहाँ पे भी H+ और OH- का नंबर सेम है, मतलब H+ और OH- की कंसेंट्रेशन सेम है। तो Kw किसके इक्वल होगा, H+ आयन की कंसेंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर। Kw की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस पे दी हुई है, H+ की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ Kw, तो Kw आ जाएगा तो pH आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा सॉल्व, दैट इज इट। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये बोल रहा है व्हाट विल बी द pH ऑफ द सॉल्यूशन बाय एडिंग, यही मैं क्वेश्चन बात कर रहा था बफर वाला, कि आपके पास एक बफर है जिसमें यहाँ पे मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा अच्छे से।
देखो ये बफर वाला बहुत अच्छा सवाल है। एक आपके पास बफर है जिसमें हमारे पास वीक एसिड है ACOH, एसिटिक एसिड है। ये आपका 0.1 मोलर है 1 लीटर में, और साथ में है आपका एसीटेट आयन, ठीक है, एसिडिक बफर है। ये भी 0.1 मोलर है और 1 लीटर है, ठीक है। अब इसके मैं मिली मोल्स निकालूं तो 1 लीटर के हिसाब से 1000 ml हो गए, तो 1000 ml को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 100 मिली मोल्स, राइट। और अगर इसको आप निकालोगे तो ये भी आएगा 100 मिली मोल्स। और बाहर से मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, बाहर से मैं ऐड कर रहा हूँ 1 मोलर HCl 20 ml। तो मैं बाहर से ऐड कर रहा हूँ 1 मोलर HCl 20 ml ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसके मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 20 मिलीमोल्स। तो मेरे पास एक बफर है, देखो ये वही सवाल आ गया, बफर दे रखा है उसमें मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया, तो उससे क्या अंतर पड़ेगा। तो जब मैं बफर में, एसिडिक बफर में मैं बाहर से एसिड डाल रहा हूं तो वो क्या करेगा, उस पीएच को, पीएच चेंज या फिर जो एक्सटर्नल सोर्स से एसिड डाला है उसके इफेक्ट को बफर क्या करेगा, अपोज करेगा। कैसे, ये जो 20 मिलीमोल H+ आयन हमें HCl से मिले हैं, ये जाके क्या करेंगे, इस, मैं कलर अलग ले रहा हूं, इस एसिटेट आयन के साथ रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट कितने करेंगे, 20 मिलीमोल H+ हैं, तो जाके 20 एसिटेट आयन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेंगे, 20 मिलीमोल एसिटिक एसिड बना लेंगे। ऑलरेडी एसिटिक एसिड 100 मिलीमोल था और ये 20 एक्स्ट्रा बने, तो ये दोनों मिला के टोटल एसिटिक एसिड कितने हो गए, 120 मिलीमोल आपके एसिटिक एसिड हो गए। और आपका एसिटेट आयन कितना हो गया, अब 80 मिलीमोल हो गया। 80 मिलीमोल क्यों हो गया, क्योंकि 20 खर्च हो गए, करेक्ट। क्या पीएच पे कोई असर पड़ेगा, आंसर इज नो, बहुत कम फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एसिटेट आयन, जो एक्स्ट्रा H+ आयन बाहर से आप लोगों ने डाला था उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया, एसिटेट आयन ने, और वो एसिटेट आयन किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या फिर मैं बोलूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत वीक है। तो जब उसको एसिटिक एसिड में जब वो कन्वर्ट हो रहा है तो एसिटिक एसिड H+ बहुत कम बना रहा है, जिसकी वजह से पीएच पे कोई असर नहीं पड़ रहा, दैट इज इट। तो ये दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बफर एक्शन, कि बफर में आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डालते हो तो बफर विल रेजिस्ट दैट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इफेक्ट, समझ में आया। तो जब आप एसिड ऐड करोगे तो एसिटेट आयन रिएक्ट करेगा, जब आप बेस ऐड करोगे तो आपका एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसके अंदर आपके पास 120 मिलीमोल आपके पास क्या मिला, एसिटिक एसिड, और 80 मिलीमोल आपके पास क्या है, एसिटेट आयन। तो इसका पीएच क्या होगा, पीएच इज वेरी सिंपल, pKa प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन विच इज 80 मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों के लिए सेम है, डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड कंसेंट्रेशन विच इज 120। तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, pKa, Ka की वैल्यू दी हुई है 1.75 इंटू 10⁻⁵, तो ये हो जाएगा -5 लॉग 1.75 या 74 जो भी है देख लेना, प्लस लॉग ऑफ 4 2 जा 8 4 3 जा 12। तो ये वैल्यूज पुट करो, ऑलरेडी आपको दे रखा है, pH की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, दैट्स इट। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, क्वेश्चन नंबर 35, ये आप लोग कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके का बफर एक्शन से रिलेटेड सवाल आता है तो बहुत ध्यान रखना, आप बफर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना और कम से कम 100 सवाल तो लगा लेना। बफर कैपेसिटी, बफर रेंज, बफर सॉल्यूशन किस तरीके से बनाया जा सकता है, आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे। हमेशा याद रखना जो वीक कंपोनेंट होगा, वीक एसिड और उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड होगा या काउंटर एसिड बोल रहा हूं मैं, काउंटर सॉल्ट जो होगा, दोनों का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए। कोई ऐसा ना हो कि वीक एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और इसका जो सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों की कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, तभी वो बफर की तरह एक्ट करेंगे, अदरवाइज वो बफर नहीं होंगे। और इससे रिलेटेड भी एक सवाल आया हुआ है, वो अपन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 36 है कि बेसिक बफर कैसे बना सकते हो, तो कितना आसान सवाल है, ये तो देखते ही हो जाएगा। बेसिक बफर हम कैसे बना सकते हैं, वीक बेस लेना होगा और उसका काउंटर सॉल्ट लेना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ठीक है। तो वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एनालिटिकल के सवाल हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, और उसके बाद आइडोमेट्री से सवाल है जहां पे आपको मिली इक्विवेलेंट सबका बराबर रखना है। और तीसरा वाला सवाल है आपका एरिक्रोम ब्लैक टी जो इंडिकेटर यूज करते हैं फॉर टाइट्रेशन टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एनालिटिकल केमिस्ट्री के हम लोग लेक्चर अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहां पे आपका ये पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिकेटर पे एक सवाल पूछा हुआ है
कि आपको एक इंडिकेटर दिया हुआ है और इसमें पूछा हुआ है कि जो pH की वैल्यू है वो कितने यूनिट से डिफर करेगी। तो बेसिकली जो मैंने इंडिकेटर इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ बफर, ठीक है। ये आपका क्या है, वीक एसिड है, ठीक है ना, या मैं इसको बोलूं कि एसिडिक पार्ट है, और ये इसका क्या है, एनायनिक पार्ट है, राइट। तो अगर मुझे इसका pH लिखना है तो मैं लिखूंगा pH इज इक्वल्स टू पी के डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर KIN का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर इंडिकेटर प्लस log ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ आयोनिक पार्ट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ HIN मतलब नॉन आयनिक फॉर्म या एसिडिक फॉर्म, राइट। तो अगर मुझे लिमिटिंग रेंज निकालना है कि ये बफर बेसिकली किस pH रेंज के अंदर ये बफर काम करेगा, तो मैंने आपको क्या बोला कि जो वीक एसिड है और उसका जो काउंटर सॉल्ट है, या फिर मैं बोलूँ कि नॉन आयनिक फॉर्म इज योर वीक एसिड और आयनिक फॉर्म इज योर सॉल्ट, ये दोनों का कंसंट्रेशन बैलेंस होना चाहिए। किसी एक का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो उस केस में ये बफर की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा। तो किस pH रेंज तक ये एक बफर की तरह काम करेगा वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? लिमिटिंग वैल्यू मान के। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो अनायनिक पार्ट है, मतलब ऊपर वाला IN नेगेटिव, अगर इसका कंसंट्रेशन 10 टाइम्स हो जाए HIN के, इन दैट केस ये लिमिटिंग है। यहां तक अगर कंसंट्रेशन इसकी 10 गुना ज्यादा हो जाए तब भी ये बफर की तरह काम करेगा। लेकिन अगर जैसे ही 10 गुना से ज्यादा होगा, अगर IN नेगेटिव का कंसंट्रेशन 10 टाइम्स ज्यादा हो जाए HIN के कंसंट्रेशन से, तो फिर उस केस में बफर नहीं होगा, नॉट बफर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। ये लिमिटिंग कंडीशन है बफर होने के लिए, लिमिटिंग कंडीशन फॉर बफर। तो इस बात का आप ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहीं से हम लोग बफर रेंज का जो यूनिट है, बफर रेंज जो है हम यहीं से निकालते हैं। एक बार मैं ये मान लूंगा कि आयनिक पार्ट 10 टाइम्स ज्यादा है, दूसरी बार मैं ये मान लूंगा कि ये 10 टाइम्स ज्यादा है। तो जब मैं एक केस करके बता रहा हूं, इसको मैं अगर फॉलो करूंगा तो pH इज इक्वल्स टू PKIN प्लस log ऑफ IN नेगेटिव which is basically 10 times, which is 10 times the concentration of HIN। तो HIN कैंसल आउट हो गया और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये जो pH है ये किसके इक्वल आएगा, pH इज इक्वल्स टू PKIN प्लस 1। सिमिलरली मैं HIN को 10 टाइम्स ज्यादा ले लूंगा तो PKN माइनस 1 आएगा। तो जो रेंज आता है बेसिकली रेंज इज इक्वल्स टू pH इज इक्वल्स टू PKIN प्लस -1, दिस इज योर pH रेंज। तो pH बेसिकली कितने यूनिट से चेंज होगा, 1 यूनिट से, तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ध्यान रखना आप इस बात का, ऐसे ही बफर रेंज निकलता है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट अच्छा है। एक हैवियर मॉलिक्यूल है, एक लाइटर मॉलिक्यूल है। मैं कंटेक्स्ट बता देता हूँ सवाल का, फिर उसके बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। एक हैवियर मॉलिक्यूल है, एक लाइटर मॉलिक्यूल है। अगर मुझसे पूछा जाता है कि इस हैवियर और लाइटर मॉलिक्यूल का, जैसे ये एक पेज में और ऐड करता हूँ फटाफट, यहाँ पे है एडिड। 2 सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये है हैवियर मॉलिक्यूल, ठीक है, हैवियर मॉलिक्यूल है, और एक क्या है, लाइटर है। तो अगर मुझसे पूछा जाएगा स्पीड की, अगर मैं बात करूं तो स्पीड ज्यादा किसकी होगी, लाइटर की होगी, करेक्ट। अगर मुझसे पूछा जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो दोनों की क्या होगी, बराबर। बस हो गया क्वेश्चन आपका खत्म। अब पढ़ो उसको। एवरेज काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर की होगी, मैं ये बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जब आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हो तो वो किसके बराबर होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 kBT। 3/2 kBT का मतलब है पर मॉलिक्यूल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी इतना है। पर मोल निकालना चाहोगे तो वो आएगा 3/2 RT। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट्स इट। इट इज नॉट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब क्या है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी घटेगी बढ़ेगी इन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मेरे पास एक एवरेज का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास के, तो उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, इट कैन नॉट स्पेसिफिक टू एनी गैसियस मॉलिक्यूल, राइट।
जैसे हम बोलते हैं क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का एवरेज मार्क्स है 70। तो मैं ये थोड़ी ना बोलूँगा कि बच्चा जो मतलब स्टूडेंट नंबर 1 और स्टूडेंट नंबर 2 का मार्क्स अलग अलग होगा, लेकिन स्टूडेंट नंबर 1 और स्टूडेंट नंबर 2 का एवरेज मार्क्स इज 70, राइट? बिकॉज दैट एवरेज 70 इज रिप्रेजेंटिंग द क्लास, नॉट रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट, राइट? तो सेम यहाँ पे भी यही केस है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज रिप्रेजेंटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल कंटेनर, होल मॉलिक्यूल्स। दैट इज वाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। कि अगर मैं उस कंटेनर को गर्म कर दूं तो सभी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ओवरऑल एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दैट्स इट। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। हेवियर गैस मॉलिक्यूल मूव्स मोर स्लोली देन लाइट गैस मॉलिक्यूल्स, स्टेटमेंट 1 इज राइट, मूव स्लोली, एंड लाइटर गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ज्यादा फास्ट मूव करते हैं। सेकंड क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, बट इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। फर्स्ट स्टेटमेंट भी राइट है, सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है, लेकिन सेकंड वाला फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42, इट इज वेरी सिंपल। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाओ, बताओ यार, ये क्लास 10th का सवाल, क्या मतलब लेवल इन्होंने जो है थोड़ा सा नीचे गिरा दिया, इन सबका सवाल होगा। बॉयल्स लॉ आपको पता है, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टी, तो बताओ क्या होगा, आइसोथर्मल होगा। बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यही तो है बॉयल्स लॉ। तो ये पूछ रहा है कि अप्लीकेबल टू किस किस प्रोसेस के लिए होगा, तो आइसोथर्मल के लिए होगा। अगला सवाल है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये भी सवाल मैं करा देता हूँ। इसका बेसिकली पोस्टुलेट आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ये कहता है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही मतलब होता ही नहीं है, इलास्टिक कोलिजन होता है उनके बीच में, और उनके ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। उनका जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, और जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है उनका साइज बहुत ही टाइनी है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कंटेन इन एनी कंटेनर, इन एनी कंटेनर, किसी भी कंटेनर में अगर आपके पास गैसियस मॉलिक्यूल है तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। ये केटी जी ने बोला था। तो पहला स्टेटमेंट है कि गैस इज कंपोज्ड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मिनट पार्टिकल्स बेसिकली शोइंग द यूनिट स्केल दैट दे आर वेरी स्मॉल। सेकंड, इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स फील्ड दीज पार्टिकल्स मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही है, इस तरीके से मूव करते हैं, ये ब्राउनियन मोशन करते हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है दीज पार्टिकल इंटरैक्ट विथ वन अनदर इनफ्रिक्वेंटली, कोई फ्रिक्वेंसी थोड़ी ना कि एक हर सेकंड में 10 कोलिजन होगा, 20 कोलिजन है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, एक रैंडमली दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। फोर्थ स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कोलिजन होने के बाद काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है, विच इज इनकरेक्ट। कोलिजन इज इनइलास्टिक, सॉरी कोलिजन इज इलास्टिक, तो इलास्टिक कोलिजन में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट, ठीक है। केटीजी के बाद अब हम अगला क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। ये भी गैसियस स्टेट से ही सवाल है। इस सवाल में ये कह रहा है कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीड, उससे रिलेटेड सवाल है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है उनके बीच में स्पीड किस तरीके से बटा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन 10 मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स के पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, कितने मॉलिक्यूल्स के पास एवरेज स्पीड है और कितने मॉलिक्यूल्स के पास आरएमएस है। तो ये सवाल उसी से रिलेटेड है। तो इसको मैं एक थोड़ा सा 5 मिनट का थ्योरी रिलेटेड बताऊंगा, उसी में सारे आपके सवाल क्लियर हो जाएंगे। इससे रिलेटेड 2 सवाल आ रखे हैं, वो दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। देखो, ये जो 1/n dn/du है, दिस इज बेसिकली व्हाट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। और इसी को हम लोग प्लॉट करते हैं लाइक दिस, इसी को अपन प्लॉट करते हैं 1/n dn/du को अपन अगर हम प्लॉट करें विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड, स्पीड आपका y एक्सिस पे होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आपका y एक्सिस पे होगा, स्पीड आपका x एक्सिस पे होगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है लाइक दिस। ये थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं मैं इसको, इस तरीके से ग्राफ आता है, ठीक है। ये किसी टेम्परेचर T केल्विन पे है, राइट। तो इस ग्राफ का जो मैक्सिमा है, मैक्सिमा कैसे निकलता है, अगर इसको मैं डेरिवेट करूं और इसको इस पूरे को 1/n dn/du को अगर मैं डेरिवेट करूं विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड और इक्वल्स टू 0 रखूं, तो मुझे मैक्सिमा मिलेगा। वो मैक्सिमा जो मिलता है वो मुझे मिलता है μmp, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2RT/m होती है, ठीक है।
तो इस ग्राफ का जो मैक्सिमा है वो म्यू एमपी है। मतलब म्यू एमपी का मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स होंगे, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा उनकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी या उनका फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी स्पीड होगी? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 2RT/m होती है। इसके बाद कौन सी स्पीड होगी? इसके बाद स्पीड होगी म्यू एवरेज। कौन सी स्पीड होगी? एवरेज स्पीड होगी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8RT/m होती है। ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद कौन सी स्पीड होती है? इसको हम बोलते हैं म्यू RMS। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 3RT/m। समझ में आया? तो अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आपसे पूछा जाए, फ्रैक्शन इज बेसिकली अ परसेंटेज, तो मैं बोलूंगा कि 70% मॉलिक्यूल्स के पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा और 20% मॉलिक्यूल के पास मैं बोलूंगा एवरेज स्पीड होगा और 10% मॉलिक्यूल के पास कौन सा होगा? RMS। तो दिस इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड अमंग द मॉलिक्यूल्स। और ये डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया? मैक्सवेल ने दिया, जो कि बहुत काम आता है। ठीक है, तो इसके बाद भी आगे बहुत सारी चीजें मैक्सवेल ने बताई। वो इसने ये बताया कि अगर आप इस ग्राफ को और वाइड करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूशन को और वाइड करना चाहते हो, कहने का मतलब है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से और फैल जाएगा। ये अगर मैं बोलता हूँ 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो ये वाला ग्राफ आपका कहाँ पे होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेचर को लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो ये ग्राफ जो है एक्सपैंड करता है, मीनिंग द ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजेस। तो होता क्या है ग्राफ मतलब मैंने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो बेसिकली जो फ्रैक्शन था वो घट गया। ये फ्रैक्शन पहले यहाँ था, ठीक है, ये पहले फ्रैक्शन यहाँ था, अब फ्रैक्शन कहाँ है? यहाँ है। मतलब पहले जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड था वो 70% लोगों के पास था, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वो संख्या घट गई, अब वो 60% लोगों के पास ही है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या हुआ कि उन मॉलिक्यूल्स की भी संख्या, उन मॉलिक्यूल्स जिनके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और वो RMS वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और बढ़ेगी तो मोस्ट प्रोबेबल से वो कहाँ आ जाएंगे? RMS की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो RMS का परसेंटेज बढ़ जाता है। पहले वो 10% था, अब कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो बेसिकली जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो जितने मॉलिक्यूल्स के पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ना उनकी स्पीड बढ़ने लगेगी, बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और बढ़ेगी तो किस कैटेगरी में चले जाएंगे? RMS वाले कैटेगरी में चले जाएंगे। इस वजह से RMS का परसेंटेज जो है बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हो कि RMS का परसेंटेज पहले कितना था, मतलब ये वो वैल्यू है जो हमें बताता है कि वेलोसिटी, ये ऐसे फ्रैक्शन है जो जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये फ्रैक्शन देखो और बढ़ गया। यस और नो? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, RMS वाली कैटेगरी, उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आता है और वो इफेक्टिव कोलिजन कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। करेक्ट? इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ती है। दैट इज इट। तो एक सवाल तो आपका ये आएगा कि ये तीनों वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है। एक तो सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल इनका रेशो पूछ लेगा। तीसरा सवाल अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, मैक्सिमम फ्रैक्शन जो है उसकी वैल्यू घट जाती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू बढ़ जाती है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, पहले देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहाँ आ रहा था? यहाँ आ रहा था। इसको मैं सपोज करो कि इसको मैं बोलता हूँ 300 मीटर पर सेकेंड था स्पीड। अब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये मोस्ट प्रोबेबल वाली स्पीड कहाँ पहुंच गई? यहाँ पहुंच गई, यहाँ पे। तो ये कितनी हो गई? 400 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने से म्यू एमपी की वैल्यू भी बढ़ती है और ग्राफ जो है वाइडर हो जाता है, नैरोवर नहीं होता। नैरोवर कब होगा? जब टेम्परेचर घटा दोगे। टेम्परेचर घटा दोगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। इसको मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ या मैं इसको यहाँ बनाता हूँ। पहले देखो ग्राफ पहले कुछ इस तरीके का था, फिर मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ग्राफ कुछ इस तरीके का हो गया और वाइडर हो गया। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को घटा दूं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, लाइक दिस। ठीक है? तो अगर मुझसे टेम्परेचर भी पूछा जाए, दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T3, तो T3 सबसे ज्यादा होगा, फिर T2 सबसे ज्यादा होगा, फिर T1 सबसे कम होगा। पहला तो सवाल इस तरीके का आ गया। दूसरा स्पीड के बारे में पूछ लेगा, उनका रेशो पूछ लेगा। एक सवाल और, गैसियस मॉलिक्यूल, टेम्परेचर बता दिया, गैसियस मॉलिक्यूल।
तो आपके पास दो गैस है, सपोज करो एक O2 है, एक CO2 है, और म्यू RMS हमें पता है वो क्या, सॉरी म्यू RMS बोला, म्यू एमपी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, राइट। मास के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे म्यू एमपी ज़्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा या CO2 का, तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, करेक्ट है। तो अब मैं अगर इसी ग्राफ को इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए बताऊं, तो ये वाली जो काला वाला कर्व मैंने बनाया है, यहाँ पे एक मैंने म्यू एमपी लिखा हुआ है और एक मैंने रेड के लिए म्यू एमपी लिखा हुआ है, रेड के लिए म्यू एमपी लिखा है। तो रेड वाला म्यू एमपी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्लैक वाला। तो रेड वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, O2 को कर रहा है, और ब्लैक वाला किसको कर रहा है, CO2 को कर रहा है। तो ये भी आप अच्छे तरीके से बता सकते हो कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास घटेगा उनकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है मोस्ट प्रोबेबल वाले स्पीड वाले नंबर्स जो हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है उनकी संख्या कम होगी इन केस ऑफ लाइटर मॉलिक्यूल्स, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वाइडर होगा। तो ये रेड वाला O2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और हैवियर वाला काला वाला CO2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हैवियर मॉलिक्यूल्स का जो ग्राफ है वो नैरोअर रहता है, लाइटर मॉलिक्यूल्स का ग्राफ वाइडर रहता है। दैट इज इट, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। पहला वाला बोल रहा है कि इसका जीरो वैल्यू मतलब इसका मैक्सिमम म्यू एमपी के बराबर है, आंसर इज यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है, सेम रखा है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज नैरोअर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्सीजन क्या लाइटर है, नैरोअर नहीं होता, लाइटर मॉलिक्यूल्स का ग्राफ वाइडर होता है। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, एरिया अंडर द कर्व। चलो ये भी मैं बता देता हूँ, एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, इट इज वेरी वेरी इजी। एरिया अंडर द कर्व होगा एरिया इज इक्वल्स टू हाफ वाई डी एक्स। वाई क्या है आपका 1/n dn बाई डी यू, और डी एक्स क्या है, इट इज योर डी यू। तो डी यू से डी यू कैंसिल, ठीक है, और इसका dn/n आ जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना होगा, आई थिंक 1 एक टर्म, वन सेकेंड वाई डी एक्स ना, अच्छा हाँ, वाई की वैल्यू तो अपन ने लिख दी 1/n dn बाई डी यू से डी यू कट गया, हाँ ठीक है, और ये 1/n बाहर आ गया, और ये जो dn का इंटीग्रेशन है, जस्ट मैं शॉर्ट फॉर्म के लिए बता रहा हूँ, dn का जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर आता है, n के बराबर, और n/n किसके बराबर आता है 1। तो इसका जो ग्राफ है ना वो कांस्टेंट 1 आता है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन मॉलिक्यूलर मास, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू एनी मॉलिक्यूल और नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स रहती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आप याद रखना कि एरिया अंडर द कर्व फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज कांस्टेंट। इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है कि एरिया अंडर द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर अ पर्टिकुलर गैस एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर इज सेम, आंसर इज इनकरेक्ट, सॉरी सेम बोला है ना, तो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। मतलब आपके पास एक गैस है, अलग अलग टेम्परेचर है, तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड हम क्या बोलेंगे, इज द राइट आंसर, सेम गैस के लिए, इस बात का आप ध्यान रखना। तो 45 जो क्वेश्चन है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड पे था। 3 अलग अलग स्टेटमेंट थे। अगर ये आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कब अच्छे से आता है तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो अभी जो सेशन है हमारा 35 मिनट का हो चुका है, तो उसको यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा सो दैट ये लेंदी ना हो। बट आप आयनिक इक्विलिब्रियम में बफर को अच्छे से पढ़िए, और गैसियस स्टेट में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से पढ़िए, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आयनिक कंडक्टेंस को अच्छे से पढ़िए। तो फिजिकल को आप अच्छे से कंसोलिडेट कर पाओगे और उसके PYQs को सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।